गुड इवनिंग फ्रेंड। आज हम बात करेंगे उत्सर्जन तंत्र के बारे में, स्पेक्ट्री सिस्टम। तो हेडिंग डालेंगे उत्सर्जन स्टेशन। तो जितने भी जीव हैं सभी के शरीर में उपपचय क्रियाएं होती हैं और इन उपपचय क्रियाओं से जो है अपशिष्ट पदार्थ, हानिकारक पदार्थ बनते रहते हैं जो कि विषैले प्रकृति के होते हैं। इनका शरीर से बाहर निकलना ही उत्सर्जन कहलाता है। तो अब बात कर लेते हैं उत्सर्जन का क्या अर्थ है, परिभाषा है। तो अपशिष्ट जो कि हानिकारक पदार्थ कहलाते हैं, अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। और वे अंग जो उत्सर्जी अंग कहलाते हैं जो इन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं। तो ऐसे कौन कौन से अंग हैं मानव शरीर में जो उत्सर्जी अंग का कार्य करते हैं। तो पहला एग्जांपल हो जाएगा स्किन, त्वचा। जो त्वचा है ये पसीने को सीवन में जो है त्वचा, जो तेलीय ग्रंथियां होती हैं, जो तेल पदार्थ होते हैं, और जो NaCl होता है इसको पसीने के रूप में क्या करता है, बाहर निकलता है। जो पसीना होता है वो पानी के रूप में बाहर निकलता है और उसमें क्या मिला हुआ रहता है, नमक। और कुछ त्वचा में तेलीय ग्रंथियां होती हैं जो तेलीय पदार्थ का क्या करती हैं, सिक्रेशन करती हैं। तो इस प्रकार जो त्वचा है ये पसीना, नमक और जो सीवन में जो तेलीय द्रव है उसको स्रावित करते हैं। दूसरा हो जाता है लंग, फेफड़ा। जो फेफड़ा होता है ये CO2 का हमारे शरीर से क्या करता है, उत्सर्जन करता है। साथ ही साथ ये भाप के रूप में, वाष्प के रूप में भी उत्सर्जन करता है। और जो शरीर में बलगम बनते हैं फेफड़े के अंदर, इसको क्या करता है, उत्सर्जित करता है। तो तीन पदार्थ हो गए, CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, हम सांस लिए, ऑक्सीजन लिए और निकालते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो फेफड़ा है ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाष्प और बलगम को क्या करता है, बाहर निकालता है। इस प्रकार ये हमारा उत्सर्जी अंग है। आगे है बड़ी आंत, जिसे हम लोग कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है ये अपाच्य भोजन जो नहीं पचे हुए रहते हैं, भोजन, अनापाच्य भोजन को जो है क्या करता है, जिसको हम लोग काइल कहते हैं, इसको क्या करता है, रेक्टम के थ्रू, मल के रूप में बाहर करता है। तो इस प्रकार बड़ी आंत क्या हुआ, हमारा उत्सर्जी अंग हुआ। आगे है यकृत, लीवर। लीवर का बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है क्योंकि ये ब्लड में बनने वाले अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। जो अमोनिया होता है ये जल में घुलनशील नहीं होता है, तो ज्यादा जरूरी है कि जल में घुलनशील रहे, तभी यूरिन के थ्रू क्या होगा, ये बाहर जाएगा। तो ये यकृत जो है एक साइकिल चलता है जिसे कहते हैं ऑर्थोनिन साइकिल। इस साइकिल में जो है अमोनिया यूरिया में बदल जाता है, क्योंकि यूरिया जल में घुलनशील है और यूरिन के थ्रू क्या होता है, शरीर से बाहर चला जाता है। आगे है वृक्क, किडनी। ये हमारा मेन उत्सर्जी अंग है। मेन उत्सर्जी अंग कौन सा है, किडनी है, वृक्क है। ये जो है यूरिया हो गया जो कि यूरिन का उत्सर्जन करता है, यूरिया और जो यूरिन है उसका उत्सर्जन करता है। तो आप लोग जान लीजिए कि हम जो नाइट्रोजनी पदार्थ खाते हैं जैसे प्रोटीन हो गया, तो इसमें जो यूरिया है, अमोनिया है, यूरिक एसिड है, ये सब नाइट्रोजनी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो कि शरीर में बनते हैं और ब्लड में टहलते रहते हैं। इन्हीं को पकड़ करके यकृत यूरिया बदल देता है, यूरिया जल में घुलनशील होता है। इसी कारण है कि ये यूरिन के थ्रू क्या होता है, शरीर से बाहर चला जाता है। जब ये अमोनिया यूरिया में नहीं बदल पाता है तो पीलिया नामक रोग हो जाता है और शरीर जो क्या होता है, पीला पड़ने लगता है, क्योंकि जो अमोनिया के कंसंट्रेशन है ब्लड में वो क्या होता है, बढ़ने लगता है। तो ये हमारे उत्सर्जी अंग हैं जो कि उत्सर्जन का कार्य करते हैं। अब हम ऐसे ऐसे जीवों को देखेंगे कि कौन से जीव किस प्रकार के उत्सर्जन करते हैं, कौन से पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं। तो जो मनुष्य है, हम लोग यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, तो हम लोग क्या हो गए, यूरियोटेलिक हो गए। ऐसे जीव जो यूरिया का उत्सर्जन करें वो क्या हो गए, यूरियोटेलिक। जैसे सभी स्तनधारी में गाय, भैंस, बकरी, सब जीव आ गए। तो ये सब लोग क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन बेस्ड प्रोडक्ट है वो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। यूरिया का उत्सर्जन करेंगे तो ये यूरियोटेलिक हो गए। आगे जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों के आप कहीं किनारे देखेंगे तो गोद निकला रहता है, लाशा निकला रहता है, वही इसका वेस्ट प्रोडक्ट होता है, स्टेपी प्रोडक्ट होता है। तो जो पेड़ पौधे होते हैं उसका जो उत्सर्जी पदार्थ होता है गोद और लाशा होता है। जबकि एक यूरियोटेलिक है, एक यूरिकोटेलिक है। जब कभी यूरिया का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये यूरिया जो बदल जाता है यूरिक एसिड में, यूरिक
बन जाता है। ये यूरिक एसिड जो होता है यूरिया का मोर कंसंट्रेशन भाग होता है। तो ये जो यूरिक एसिड होता है ये पक्षी और सरीसृप जो होते हैं इस रूप में उत्सर्जन करते हैं। जैसे हम लोग के यूरिन में यूरिया होता है, उसी प्रकार जो बर्ड है, पक्षी है, जो सरीसृप हैं, इनके यूरिन में यूरिक एसिड होता है, क्योंकि ये यूरिकोटेलिक है और वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में ये यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करते हैं। आगे देखेंगे अमोनोटेलिक। अमोनो से जाहिर है कि अमोनिया का उत्सर्जन जो जीव करते हैं उन्हें अमोनोटेलिक जीव कहते हैं। जो अमोनोटेलिक जीव होते हैं ये अक्सर जलीय जीव होते हैं, क्योंकि इसके उत्सर्जन के लिए जो है ये ज्यादातर पानी में पाए जाते हैं। तो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं मछली हो गए, कीट हो गया। ये जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उत्सर्जित पदार्थ होता है इनका, ये अमोनिया होता है। आगे बात करेंगे ग्वानियोटिलिक। ग्वानियोटिलिक जो होता है ये मकड़ी होते हैं, जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं उसमें ग्वानिन होता है। तो ग्वानिन जो उत्सर्जन होता है ये मकड़ी के द्वारा होता है। ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है कि ग्वानियोटिलिक है उसमें कौन सा रहेगा, मकड़ी रहेगा। जबकि अमोनोटेलिक जितने जलीय जीव होते हैं ज्यादातर वही होते हैं अमोनोटेलिक। आगे यूरिकोटेलिक सिर्फ पक्षी और सरीसृप हैं। मनुष्य क्या है, हम लोग क्या है, यूरियोटेलिक है। जबकि जो पेड़ पौधे उत्सर्जित पदार्थ करते हैं गोद और लासा के रूप में करते हैं। तो ये हो गया जो है कि कौन कौन से जीव हैं और किस रूप में उत्सर्जित पदार्थ को निकालते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, मनुष्य जो है ये यूरियोटेलिक प्राणी है। इस बार पूछा जाता है कि मानव क्या है, वो यूरियोटेलिक है। और 1 ग्राम यूरिया को 50 ml जल की आवश्यकता होती है एक्सक्रीशन करने के लिए, उत्सर्जित करने के लिए। तो जो यूरिन होता है, जरूरी है कि यूरिन की कंसंट्रेशन का 50 ml है, तभी वो 1 ग्राम यूरिया को बाहर निकाल सकता है। तो आगे देखेंगे कि जो उत्सर्जन हो रहा है एक कौन सा अंग है मेन। तो हमारा मेन अंग जो है वो किडनी है, वृक्क है। तो अब वृक्क के बारे में डिटेल जानेंगे कि इसका कार्य क्या है और ये कैसे जो है कार्य करता है और किस रूप में ये उत्सर्जन करता है। तो यहाँ हेडिंग डालेंगे किडनी, वृक्क जिसको हम कहते हैं किडनी, और इसे कहा जाता है, वृक्क को कहा जाता है गुर्दा। तो इनकी संख्या 2 होती है, जो कि इस साइड में होते हैं, एब्डोमिनल के नीचे होते हैं। तो इनकी संख्या 2 होती है। इनका जो वेट होता है वो 140 ग्राम का होता है। 140 ग्राम का एक हो गया, 140 ग्राम का दूसरा हो गया। क्योंकि इसी साइड दाहिने साइड लीवर भी होता है, यही कारण होता है जो दोनों किडनी होती हैं ये हल्का सा नीचे चला आता है, क्योंकि लीवर को रहने के लिए थोड़ा सा स्पेस देना पड़ता है। तो संख्या कितनी है, 2 है। भार कितना है, 140 ग्राम है। इसका रंग जो होता है ये भूरे रंग का होता है और ये सेम के बीज के आकार का होता है। सेम के बीज के आकार, अगर आप सेम का बीज देखे होंगे तो उसी आकार का रहता है किडनी। रंग इसका भूरा होता है और इसके ऊपर एक झिल्ली चढ़ी रहती है, जिसे हम कहते हैं पेरिटोनियम झिल्ली। जिस प्रकार हृदय के ऊपर जो झिल्ली होती है उसे पेरिकार्डियम कहते हैं और मस्तिष्क के ऊपर जो झिल्ली रहती है उसे मेनिंजाइटिस बोला जाता है। तो उसी प्रकार ये जो किडनी के ऊपर जो झिल्ली होता है उसे कहते हैं पेरिटोनियम। आगे जो फेफड़ा होता है उसके ऊपर झिल्ली होती है जिसे प्लूरल झिल्ली बोला जाता है। तो इस प्रकार ये जो किडनी है इसके ऊपर जो झिल्ली है उसको कहते हैं पेरिटोनियम। तो इसके 2 भाग होते हैं, किडनी के 2 भाग होते हैं। अंदर का भाग, एक बाहर का भाग हुआ, एक अंदर का भाग हुआ। तो बाहरी भाग को हम लोग कार्टेक्स बोलते हैं, बाहरी भाग को कार्टेक्स, अंदर वाले भाग को मेडुला बोला जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं, समझते हैं कि ये किडनी क्या है। तो एक्चुअली होता क्या है कि ये संख्या में 2 होते हैं। किडनी संख्या में कितने होते हैं, 2 होते हैं। और इसके ऊपर एक ग्रंथि पाया जाता है जिसे कहते हैं एड्रीनल ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। पूछा जाता है कि किडनी के ऊपरी भाग में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, एड्रीनल ग्रंथि पाई जाती है, अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है। क्योंकि किडनी की संख्या 2 होती है, यही कारण है कि जो एड्रीनल ग्रंथि है इसकी संख्या कितनी है, 2 है। तो ये 2 किडनी है और किडनी के साथ जो है जो रक्त वाहिनियां आती हैं ये जो है किडनी में रक्त जाता है जो कि अशुद्ध रहता है। तो इसका डायलिसिस होगा, छनेगा। डायलिसिस के बाद जो मूत्र रहेगा, यूरिन रहेगा, जो यूरेटर के थ्रू, मूत्र वाहिनी के थ्रू
लगभग 1 लीटर तक यूरिन जो है इकट्ठा रख सकता है। इसके बाद यूरेथ्रा के थ्रू क्या होता है, यूरिन बाहर चला जाता है। तो दो किडनी है, तो इसे हम किडनी कहते हैं, यहाँ एड्रिनल ग्लैंड हो गया, और इसे कहते हैं रीनल आर्टरी कहते हैं, जो कि ब्लड को लेकर के आता है छानने के लिए। इसके बाद जो छना हुआ भाग रहता है, ये दो मूत्रवाहिनी के द्वारा, यूरेटर के द्वारा ये चले जाते हैं यूरिनरी ब्लैडर में, मूत्राशय में, और यहाँ से यूरेथ्रा के दो क्या होता है, ये बाहर चले जाते हैं। ये प्रोसेस होता है कि किडनी कैसे रक्त को छानता है। अब देखते हैं कि आखिर जो किडनी है ये किससे मिलकर बना है। जो किडनी है ये छोटे छोटे इकाई से मिलकर बना होता है। तो जो किडनी की फंक्शनल यूनिट होता है, क्रियात्मक इकाई होता है, वो होता है नेफ्रॉन। तो यहाँ हम लिखे हैं कि किडनी की क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन बोला जाता है। जैसे तंत्र जो होता है, तंत्र का ऊतक जो होता है, उसकी इकाई को न्यूरॉन कहते हैं, और जो डीएनए होता है उसकी यूनिट को न्यूक्लियोटाइड बोला जाता है। उसी प्रकार ये जो किडनी है इसका जो यूनिट होता है उसे कहते हैं नेफ्रॉन। तो आगे ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, होता क्या है कि किडनी रक्त छानता नहीं है, रक्त को ये नेफ्रॉन छानते हैं। छोटे छोटे जो नेफ्रॉन होते हैं यही रक्त को छानते हैं। और जब सब ये जो होते हैं लगभग करोड़ों की संख्या में होती है, 50 लाख 60 लाख, ये इनके साइज पर डिपेंड करता है कि व्यक्ति की साइज कैसी है, किडनी की साइज कैसी है। तो इनकी संख्या घटती बढ़ती रहती है। ये नियर अबाउट 50 लाख के आसपास होते हैं, और ये जो होते हैं यही जो होते हैं रक्त को छानने का कार्य करते हैं। ये छान करके एक मोटी नली में देंगे, फिर एक और मोटी नली, इसके बाद जो है क्या होता है, ये यूरेथ्रा के थ्रू बाहर चला जाता है। तो आप यहाँ से देखेंगे कि पूछा जाता है कि किडनी का क्रियात्मक इकाई क्या है, नेफ्रॉन है। अब देख लीजिए, यहाँ हम देखेंगे कि मान लीजिए किडनी हो गया, ये किडनी है, सेल के बीच का आकार है, इसकी जो चौड़ाई है, ये है 2.5 इंच की इसकी चौड़ाई होती है। इसकी जो मोटाई होती है 1.25 इंच की होती है, और इसकी जो लंबाई है, ये होता है 5 इंच। तो 2.5 इंच हो गया इसकी चौड़ाई, 5 इंच हो गया इसकी लंबाई, इसकी जो मोटाई है ये है 1.25 इंच का, भूरे रंग का होता है, शरीर के बीच का आकार का होता है। इसके दो भाग होते हैं, एक बाहरी भाग होता है जिसे हम लोग कहते हैं कॉर्टेक्स, एक अंदर का भाग होता है जिसे कहते हैं मेडुला। और यहाँ से ही फिर एक रीनल हिलियम होता है जिसे रीनल आर्टरी कहते हैं। यहीं से ही क्या होता है, ये रक्त प्रवेश करता है अंदर छानने के लिए। तो ये जो रीनल हिलियम है, यहीं से क्या होता है, अंदर आता है। तो अब क्या करेंगे, जो कि एक किडनी हो गया, तो ये छोटे छोटे नेफ्रॉन से मिलकर बना है। तो ये नेफ्रॉन का ही अध्ययन हम करेंगे और जानेंगे कि एक नेफ्रॉन जो है, जो कि किडनी 50 लाख करोड़ों नेफ्रॉन से मिलकर बना है, आखिर इस नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसे है, ये कैसे छानता है, कितने प्रेशर पे छानता है। तो ये हो गया सामान्य जानकारी किडनी के बारे में। थोड़ा सा और जान लीजिए कि इसका जो बाहरी भाग हो गया ये हो गया कॉर्टेक्स, जो अंदरूनी भाग हो गया ये हो गया मेडुला, और इसका जो रीनल आर्टरी है जो कि यहाँ से प्रवेश करता है रक्त, जिसमें यूरिया की मात्रा ज्यादा होती है, इसे कहते हैं रीनल आर्टरी, इसे ही बोला जाता है रीनल हिलियम भी बोला जाता है। तो ये हो गया सामान्य जानकारी किडनी के बारे में। अब देखते हैं किसी जो इकाई है नेफ्रॉन, जो की संख्या में लगभग 50 लाख के आसपास होती है, कि एक इकाई क्या है, ये कैसे कार्य करती है। तो इसको जहां से देखेंगे तो हम देखेंगे कि अगर हम जो कि लाखों नेफ्रॉन से मिलकर बना है किडनी, अगर हम एक नेफ्रॉन को निकालें और इसको जूम करके देखेंगे तो हमको ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो यहाँ हम दिखाए हैं कि अगर हम एक नेफ्रॉन को, यहाँ पे हम किडनी दिखाए हैं, एक किडनी का अगर हम इसे वर्टिकल कट कर दें, इसके अंदर का भाग हो गया, और इसमें से अगर एक नेफ्रॉन को निकाल करके हम जूम करके देखेंगे तो हमको कैसे स्ट्रक्चर दिखाई देगा, आखिर ये रक्त क्षमता कैसे है, इसको देखेंगे। तो ये किडनी हो गया, तो यहाँ से किडनी हम निकाले बाहर, इसको ट्रांसवर्सल टीएस कर दिए, कट कर दिए, करने के बाद इसके अंदर का भाग देखें कैसे दिखाई देता है। तो जवाब मिलेगा दो भाग है, एक कॉर्टेक्स एक मेडुला। कॉर्टेक्स भाग बाहरी भाग होता है, मेडुला वाला भाग अंदर वाला भाग होता है। तो ये भाग जो है इससे मिलके बने हैं, तो नेफ्रॉन से मिलके बने हैं। तो एक नेफ्रॉन हम निकाल लिए बाहर, और उसी कारण क्या कर रहे हैं,
करने चल रहे हैं। आखिर ये नेफ्रॉन कैसे है, तो ध्यान देंगे ये जो नेफ्रॉन है ये ऐसे लगा रहता है कि जो ये स्ट्रक्चर है ये ऐसा रहता है और जो नली है ये इस दिशा में रहता है। तो जो कार्टेक्स होता है, ये जो बाउंडलेस कैप्सूल है पूरा ये यहाँ होता है, कार्टेक्स भाग में होता है, जबकि जो नली होती है ये मेडुला, ये इसके मेडुला वाले भाग में होता है। ये नली मेडुला भाग में होता है, जबकि छानने वाला मेन काम जो होता है ये कार्टेक्स भाग में होता है। हम इसको ऐसे निकाले और ऐसे कर दिए, यानी इसको ऐसे ले जाके यहाँ ऐसे फिट किया जाएगा। तो यहाँ देखेंगे कि एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसे होगा और कैसे कार्य करते हैं, कैसे छनते हैं। तो जो एक नेफ्रॉन कार्य करेगा, यही लाखों नेफ्रॉन कार्य करेंगे और लाखों नेफ्रॉन कार्य करने के बाद एक मोटी सी नली में जाकर के उनको क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं नेफ्रॉन के बारे में और जानते हैं डिटेल स्टडी नेफ्रॉन का। तो यहाँ ध्यान से देखिए, तो यहाँ सबसे पहले जो नेफ्रॉन है ये जो स्ट्रक्चर बना है ये कहलाता है बाउमेंस कैप्सूल। ये स्ट्रक्चर पूरा ये बाउमेंस कैप्सूल कहलाता है। इसी बाउमेंस कैप्सूल में जो रक्त वाहिनियां हैं आती हैं और गुच्छा बना लेती हैं पतली पतली नलिकाओं का, जिसे कहते हैं ग्लोमेरुलस कैपिलरी। इसे बोला जाता है ग्लोमेरुलस कैपिलरी बोला जाता है। ग्लोमेरुलस कैपिलरी कहते हैं ये जो छोटी छोटी नलिकाएं हैं, और ये ऐसे कुप्पीनुमा संरचना है, इसे कहते हैं बाउमेंस कैप्सूल, या इसे हिंदी में बोला जाता है बोमेन संपुट। तो ये बोला जाता है बोमेन संपुट, ये है बोमेन संपुट। इतना ये पूरा पोर्शन एक्चुअली में इसी बोमेन संपुट में ये ऐसे नहीं होता है, ये ऐसे रहता है और इसी में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो कि छन्ने का कार्य करते हैं। छन्ने का कार्य करेंगे, ये छानने का भी कार्य करेंगे। तो ये जो नलिकाएं आई हैं, तो यहाँ से जो नलिकाएं जो नली रक्त को लेकर के आती है उसे कहते हैं एफरेंट। एफरेंट बोला जाता है, और जो लेके जाती है उसे कहते हैं इफरेंट। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया एफरेंट आर्टरी, और जो लेकर के जाती है उसे कहते हैं इफरेंट आर्टरी। तो ये हो गया एफरेंट आर्टरी और ये हो गया इफरेंट आर्टरी। तो ध्यान देंगे जो एफरेंट आर्टरी है ये रक्त को लेकर के आएगा, छलने के बाद रक्त जो है इफरेंट आर्टरी के द्वारा बाहर निकल जाता है। ये ए होता है एफरेंट आर्टरी जो लेके आएगा, फिर ये एक जगह यहाँ ई हो जाएगा। इफरेंट आर्टरी होते हैं जो कि छने हुए रक्त के बाद जो बचा हुआ भाग रहता है वो लेके वापस चला जाता है। तो आपको याद होगा ब्लड में दो भाग होते हैं, एक रुधिर कणिकाएं होती है, प्लाज्मा होता है। रुधिर कणिकाएं 45% होती हैं, प्लाज्मा 55% होता है। इसी प्लाज्मा में ही प्रोटीन, विटामिन, यूरिया, लवण और ग्लूकोज सब उसी प्लाज्मा में ही मिले हुए रहते हैं। जो रक्त जल होते हैं, विटामिन है, हार्मोन है, सब उसी प्लाज्मा में ही होते हैं। तो ये जो छानने का मेन कार्य कर रहा है ये प्लाज्मा को छान रहा है, और जो रक्त कणिकाएं होती हैं ये बाहर चली जाती हैं कुछ मात्रा में। फिर यह जब छनेगा तो यहाँ पे जो है छनने के बाद कभी कभी होता क्या है, ये मोस्टली तो जो है जल को और यूरिया को छान के अलग कर देते हैं, लेकिन छानने के दौरान यहाँ पे ग्लूकोज हो गया, हार्मोन हो गया, विटामिन हो गया, यूरिया है, वाटर है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, ये सब भी चले जाते हैं यहाँ पे बाउमेंस कैप्सूल में चले जाते हैं। और फिर यहाँ इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, इसका री-एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो ध्यान से देखेंगे तो जो ये ग्लोमेरुलस कैप्सूल है इसके ऊपर 80 mmHg का प्रेशर पड़ता है तभी ये छनता है। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे पूछा जाता है कि नेफ्रॉन में ग्लोमेरुलस कैप्सूल में कितने Hg का प्रेशर पड़ता है। जब ये रक्त छनता है तो 20 mmHg का प्रेशर पड़ेगा, तब ये रक्त क्या होगा, ये छन करके इस बाउमेंस कैप्सूल में आ जाता है। जैसे हम लोग बाउमेंस संपुट कहते हैं, ये ग्लोमेरुलस कैप्सूल हो गया। तो यह छनता है इसे कहा जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, हिंदी में कहते हैं परिनिस्संदन। तो ये होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यही है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो कि इसी बाउमेंस संपुट या बाउमेंस कैप्सूल में होता है। तो होगा क्या कि जब यहाँ रक्त छनेंगे, यहाँ कुछ मात्रा में वाटर है, ग्लूकोज है, विटामिन है, हार्मोन है, यूरिया है, सब कुछ चले जाते हैं। फिर जो यहाँ एक्स्ट्रा चले जाते हैं तो यहाँ से कुछ मात्रा में फिर यहाँ क्या होता है धीरे धीरे जो ये चले आए हैं यूरिया, वाटर, प्रोटीन, फैट, विटामिन, तो यहाँ चले जाते हैं। लेकिन जो वाटर है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन सी है,
ग्लूकोज है, ये सब क्या होता है, ये पुनः एब्जॉर्ब हो जाता है, अवशोषण हो जाता है इनका, ये पुनः अवशोषित हो जाता है। तो जो बचा हुआ यूरिया है, वाटर है, ये चला आता है हेनले लूप में। इसे कहते हैं, ये पीसीटी के नाम से जाना जाता है। पीसीटी कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल बोला जाता है। इसको पीसीटी बोलते हैं, इसको कहते हैं डीसीटी, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। और जो नीचे ये कुप्पी में संरचना है, इसे कहते हैं हेनले लूप। हेनले लूप का कार्य सिर्फ इतना है कि यहाँ पे जो ज्यादा जल चला आया है, यहाँ पे लगभग 80% जल जो है एक अवशोषित हो जाता है, पुनः अवशोषण हो जाता है। पूछा जाता है कि नेफ्रॉन में जो हेनले लूप है, इसका क्या कार्य है? इसका कार्य है जल का अवशोषण करना। ये लगभग 80% जल का क्या करता है? अवशोषण कर लेता है। तो H2O का एब्जॉर्प्शन होता है हेनले लूप का। ये हेनले लूप जो होते हैं, ये हेनले लूप जो है, जो ये संरचना है, इसे हेनले लूप कहते हैं। ये 80% जल का अवशोषण कर लेते हैं। तो जो ये प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, ये संरचना भी मोटी सी दिखाई दे रही है, ये प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं। यहाँ से यूरिया या सॉरी ग्लूकोज जल कुछ मात्रा में अवशोषित हो जाते हैं, प्रोटीन वोटीन, और बचा हुआ जल यहाँ अवशोषित हो जाता है। और यहाँ से जो सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, क्लोरीन आयन है, और प्रोटीन, विटामिन और ग्लूकोज जो होते हैं, यहाँ से अवशोषित हो जाते हैं। तो कुछ यहाँ से अवशोषित हो जाएंगे प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से, और कुछ अवशोषित हो जाएंगे डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से। हेनले लूप का कार्य सिर्फ वाटर का एब्जॉर्प्शन करना है। तो इसके बाद क्या होगा, जो बचा हुआ यूरिन है वो कंसंट्रेटेड यूरिन रहेगा, उसमें एक्स्ट्रा वाटर नहीं जाता है। और ये जाने के बाद क्या होगा, ये मेन नली में चला जाएगा और यूरिन के थ्रू बाहर चला जाता है। तो 24 घंटे में, एक दिन में अगर हम बात करें 24 घंटे की, तो 24 घंटे में एक दिन में 1 से 1.5 लीटर यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ देखेंगे कि जो पर डे एक दिन में जो यूरिन बनता है 1 से 1.5 लीटर बनता है। तो यहाँ देखिए छनने के बाद यहाँ पूरा प्रोसेस हुआ, ग्लूकोज आया, यूरिया आया, विटामिन आया, तो कुछ यहाँ का जो खनिज लवण है अवशोषित हो जाता है। बचा हुआ काफी मात्रा में जल यहाँ आता है, जो कि हेनले लूप के द्वारा अवशोषित हो जाता है। बचा हुआ पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम और जो ग्लूकोज, प्रोटीन, विटामिन है, ये यहाँ पे अवशोषित हो जाते हैं। तो यहाँ जो वेस्ट वाटर है, उतना ही वाटर जाता है जो कि यूरिया को ले जाने के लिए पर्याप्त रहे। तो घुला हुआ यूरिया यहाँ से बाहर चला जाता है। आखिर ये हम लोग यूरियोटेलिक क्यों है, अमोनोटेलिक क्यों नहीं है? क्योंकि जो अमोनिया है NH3 है, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। यही कारण होता है कि जब ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा तो इसका कोई मतलब नहीं है, तो ये ऐसे ही रहेगा और विषैले पदार्थ की तरह काम करेगा हमारे शरीर में। तो बहुत ही मेन काम करता है यकृत, लीवर, ये इसको लेता है और आर्थिक साइकिल के द्वारा ये कन्वर्ट कर देता है यूरिया में। जब ये यूरिया बदल देगा जो कि वाटर प्रोडक्शन होता है, और इसी के बाद ये क्या करता है, ये जो है जल में घुल करके यूरिन की जरूरत क्या होता है, इस तरह से बाहर चला जाता है। ये अमोनिया या यूरिया कहाँ से आता है? जो हम लोग प्रोटीन खाते हैं, वो जो प्रोटीन होता है वो नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। जो अमोनिया और यूरिया है, ये नाइट्रोजनी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। नाइट्रोजन बेस्ड प्रोडक्ट का मतलब होता है कि ये जो प्रोडक्ट होते हैं, जो बाई प्रोडक्ट हैं, इसमें जो है नाइट्रोजन मेन कंपोनेंट है। तो जो ये छन के बाहर आया, तो यहाँ से क्या हुआ, एक पूरा प्रोसेस हुआ और ये क्या हो गया, बाहर चला गया। तो यहाँ से जो पीछे हम लोग के सर के पीछे पाया जाता है एक ग्लैंड, जिसे कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। यहाँ से हार्मोन निकलता है जिसे हम लोग कहते हैं ADH हार्मोन। ADH हार्मोन एंटी डायबिटिक हार्मोन निकलता है। ये हार्मोन यूरिन के सिक्रेशन को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। अगर ये ना निकले तो क्या होता है, मनुष्य में बहुत ज्यादा यूरिन निकलने लगेगा, उसे हम लोग यूरेसिस कहते हैं, और या मूत्रलता कहते हैं। बहुत ज्यादा यूरिन निकलने लगता है, और जब ये बहुत ज्यादा निकलेगा ADH, तो ये क्या करेगा, पानी का ज्यादा अवशोषण करेगा। तो ध्यान दीजिए कि पिट्यूटरी ग्रंथ से निकला हुआ ADH यहाँ से आकर के, यहाँ पे आकर के इसके क्या करता है, जल के अवशोषण को बढ़ा देता है, और यूरिन क्या होगा, कंसंट्रेट निकलेगा, गाढ़ा यूरिन निकलेगा। अगर ये हमारे शरीर में नहीं निकलेगा तो यहाँ पे अवशोषण ज्यादा नहीं हो पाएगा, और ज्यादा से ज्यादा यूरिन हमारे शरीर से क्या होगा, वो बाहर चला जाएगा। तो ये ADH के कारण जो है, ये यूरिन को कंट्रोल करता है, जो है नियंत्रित करता है।
पूछा जाता है कौन सा हार्मोन है जो कि मूत्र के निर्माण में या जो है जल के नियंत्रण में, मूत्र के जल के नियंत्रण में कार्य करता है, तो एडीएच है। अगर एडीएच कम रहेगा, नहीं निकलेगा, तो ज्यादा यूरिन बाहर जाएगा, जिससे बीमारी हो जाती है, इसे यूरेडेसिस कहते हैं और इसे मूत्रलता कहते हैं। और अगर ये ज्यादा निकलेगा तो यूरिन के कंसंट्रेशन को क्या करेगा, गाढ़ा कर देगा, बढ़ा देगा और कम यूरिन क्या होगा, शरीर से बाहर जाएगा। तो ये सब क्रियाएं हो गई। और ऐसे ये जो है नेफ्रॉन कार्य करता है। तो यहाँ फिर से देख लीजिए, यहाँ से आया ब्लड यहाँ से आता है, फिर यहाँ पे क्षमता है, फिर यहाँ से क्या होता है, बाहर चला जाता है। इसे हम लोग अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहते हैं। यही प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, डायलिसिस कहलाती है। तो निसंदन है इसे। तो यहाँ से क्या होता है, क्षमता है, छनने के बाद जो प्रोडक्ट चले जाते हैं, चाहे प्रोटीन हो, विटामिन हो, ग्लूकोज हो, जल हो, यूरिया हो, तो जो लाभदायक आवश्यक प्रोडक्ट होते हैं ये अवशोषित हो जाते हैं। यहाँ बगल में ब्लड कैपिलरी लगी होती है, ये क्या करती है, इसको अवशोषित कर लेती है। ये जो नली है इसका नाम है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल। और जो बचे हुए जल है ये हिंदुल लूप पे अवशोषित हो जाता है। और जो खनिज प्रोडक्ट है पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन जो छन के चले आए हैं, ग्लूकोज, ये डीसीटी में अवशोषित हो जाते हैं। और बचा हुआ जो वेस्ट यूरिन है वो यहाँ से क्या होता है, कंट्रोल जो कलेक्टिंग जो डक्ट होता है, इससे क्या होता है, ये बाहर चला जाता है। तो इस प्रकार ये जो कार्य करता है नेफ्रॉन। आगे देखते हैं कि जो कार्य क्या है इस किडनी का। किडनी के कुछ अन्य कार्य भी हैं, इसको ध्यान से देखिए कि ये रक्त क्या करता है, छानने का कार्य करता है, डायलिसिस का कार्य करेगा। होता क्या है, जो रक्त का शुद्धिकरण होता है, शुद्ध अशुद्ध रक्त में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के कारण होते हैं। अगर रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड है तो इम्प्योर ब्लड है, अशुद्ध ब्लड है। अगर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकल के ऑक्सीजन चला आए वो शुद्ध हो जाता है। जो शुद्धिकरण होगा वो फेफड़े में होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का आदान प्रदान यहीं पर होता है। जबकि ये क्या कार्य करेगा, किडनी ये छानने का कार्य करता है, डायलिसिस का कार्य करता है। आगे ये जल संतुलन का कार्य करता है। तो जल संतुलन का कार्य कैसे किया, तो अगर यहाँ से बहुत ज्यादा मात्रा में जल चला जाएगा बाहर नेफ्रॉन के द्वारा, तो शरीर में जल की कमी हो जाएगी। तो जो एडीएच हार्मोन है ये यहाँ से आकर के जल को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। पूछा जाता है जल नियंत्रण का कार्य कौन सा हार्मोन करता है, एडीएच हार्मोन करता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन करता है। ये एडीएच पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है जो कि जल नियंत्रण का कार्य करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो किडनी है ये शरीर में जल को नियंत्रित करता है, बैलेंस किए रहता है। आगे है कि यूरिन का निर्माण करता है, यूरिन का निर्माण करता है। इस प्रोसेस के द्वारा जो है यूरिन क्या हुआ, यूरिन का निर्माण हुआ और जो लाभदायक पदार्थ होते हैं वो अवशोषित हो जाते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो यूरिन से क्या होते हैं, बाहर चले जाते हैं। आगे कि ये जो है एसिड बेस को नियंत्रित करता है। जो लवण यहाँ पे सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन जो अवशोषित किए जा रहे हैं, तो इससे क्या होता है, ये एसिड बेस को क्या करता है, नियंत्रित किया रहता है। तो ब्लड में एसिड बेस है उसको भी क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। आगे ये पॉइजन जो जहरीले पदार्थ होते हैं उसको निष्क्रिय करके यूरिन थ्रू क्या करता है, ये बाहर भेज देता है। तो ये कार्य हो गए जो कि किडनी के हैं। तो साथ ही साथ अब देख लीजिए किडनी के बारे में कि किडनी से संबंधित और कौन कौन सी बातें हैं। जैसे जो यूरिन का फॉर्मेशन हुआ है, जो यूरिन का फॉर्मेशन हुआ है, ये जो यूरिन गया है, यहाँ आया है यूरिन, एक कंपोजिशन क्या है, इसमें क्या क्या मिक्स रहते हैं। तो यूरिन में 95% जल रहता है, 2% यूरिया रहता है जो कि यहाँ छन के इस तरह होकर के बाहर जाता है। और कार्बनिक पदार्थ होते हैं 1.3%, शेष भाग होता है अकार्बनिक पदार्थ का। तो ये हो गए यूरिया का जो यूरिन है उसका कंपोजिशन। अब जान लीजिए यूरिन का जो पीला रंग है वो किस कारण होता है। तो यूरिन का पीला रंग उसमें उपस्थित एक पिगमेंट होता है जिसे हम लोग कहते हैं यूरोक्रोम। ये यूरोक्रोम जो यूरिन में रहता है जिसके कारण इसका रंग पीला होता है, ये हीमोग्लोबिन के विघटन से प्राप्त होता है। तो हीमोग्लोबिन के विघटन से यूरोक्रोम नामक पिगमेंट बनता है, वर्णक बनता है जो कि यूरिन में मिक्स हो जाता है। तो यही कारण होता है उसका रंग कैसा हो जाता है, पीले रंग का हो जाता है। इसी हीमोग्लोबिन के विघटन से ही बिलिरुबिन और बिलिरुबिन नामक पदार्थ भी बनते हैं, पिगमेंट भी बनते हैं जो कि मल को पीला रंग देते हैं। तो यहाँ पे जो है पीला रंग जो है जो कि आया है यूरिन का, जो यूरोक्रोम के कारण होता है। पूछा जाता है कि यूरिन का पीला रंग किस कारण होता है, ये यूरोक्रोम के कारण हुआ।
यूरोक्रोम के कारण। और जो यूरिन का गंध होता है वो अमोनिया के कारण हुआ, क्योंकि जो यूरिया है ये धीरे धीरे, यूरिया जो है धीरे धीरे अमोनिया में डिसोसिएट होता रहता है। तो जहाँ पे ज्यादा टॉयलेट किया जाता है वहां पे अमोनिया की गंध आने लगती है। और कुछ मात्रा में एरोमेटिक प्रोडक्ट होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, उसके कारण कुछ अलग विशेष प्रकार की गंध आती है। तो कार्बनिक पदार्थ और अमोनिया के कारण यूरिन में स्मेल होता है। आगे बात करते हैं यूरिन की पीएच की। इसका पीएच 6 होता है, लेकिन ये 6 से 8 तक के बीच में वेरी करता रहता है। कभी 6 से कम भी हो जाता है, कभी 6 से ज्यादा भी हो जाता है। इसका मीन अगर माने तो पीएच वैल्यू कितना है, 6 है। इसका प्रकृति कैसा है, स्वभाव कैसा है, ये अम्लीय प्रकृति क्या होता है। तो इसका पीएच मान 6 है और स्वभाव कैसा है, अम्लीय है। आगे देखते हैं किडनी संबंधी जो रोग होते हैं, डिजीज कौन कौन से हैं। किडनी संबंधी रोग पहला रोग हो जाता है स्टोन, जिसे हम लोग कहते हैं पथरी। ये पथरी जो होता है, ये जो पथरी होता है, ये जो होता है ये कैल्शियम ऑक्सीलेट के क्रिस्टल होते हैं। ये कैल्शियम ऑक्सीलेट के क्रिस्टल होते हैं जो कि फंस जाते हैं नली में और करते हैं क्या, पथरी नामक रोग करते हैं। ये जो कैल्शियम ऑक्सीलेट के क्रिस्टल होते हैं, जितने हरे पौधे होते हैं जैसे पालक हो गया और बथुआ हो गया, इसमें पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम ऑक्सीलेट के क्रिस्टल होते हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा इसका सेवन करे तो कैल्शियम ऑक्सीलेट के क्रिस्टल जो है जमा हो जाते हैं और पथरी नामक रोग करते हैं। तो मानव शरीर में 2 जगह पथरी होता है, एक होता है गॉल ब्लैडर में और दूसरा होता है किडनी में। जो किडनी में हुआ वो कैल्शियम ऑक्सीलेट के क्रिस्टल के कारण होता है, जबकि जो गॉल ब्लैडर में होता है वो कोलेस्ट्रॉल के कारण होता है। तो आगे बात करते हैं यूरेनिया का। कि यूरेनिया डिजीज क्या होता है कि जब कभी अमोनिया की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो क्या होता है कि किडनी उतने अच्छे से काम नहीं कर पाता है और एक रोग हो जाता है जिसे हम लोग कहते हैं क्या, यूरेनिया। क्योंकि ब्लड में अमोनिया की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है तो उस प्रकार के रोग क्या कहते हैं, अमोनिया। आगे हो गया गठिया रोग, जिसे हम लोग कहते हैं क्वाउट। तो जो गठिया रोग है, तो जैसे जोड़ हो गया शरीर में, जहां जहां जोड़ है उसके जो बीच में जहां जोड़ होते हैं हड्डियों का, वहां पर साइनोवियल लिक्विड पाया जाता है। तो उम्र के साथ, समय के साथ साइनोवियल लिक्विड सूख जाता है और यहाँ पर इसका स्थान ले लेता है यूरिक एसिड। और यूरिक एसिड जब स्थान ले लेगा तो ये जो हड्डियां हैं ये आपस में टकराने लगती हैं और यूरिक एसिड उतने अच्छे से कार्य नहीं कर पाता है इसके मूवमेंट के लिए। तो जो यूरिक एसिड होता है तो साइनोवियल लिक्विड जब सूख जाएगा उसका स्थान ले लेगा यूरिक एसिड। तो जब इसकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो क्या होता है, उठने बैठने चलने में क्या होती है, दिक्कत होने लगती है, दर्द करने लगते हैं। तो जिसे हम लोग गठिया कहते हैं। तो गठिया में साइनोवियल लिक्विड नाम करके कौन सा होता है, यूरिक एसिड। जब कोई व्यक्ति जो कि बुजुर्ग हो गया है, बहुत ज्यादा नाइट्रोजन प्रोडक्ट ले लिया तो उसके शरीर में ज्यादा यूरिक एसिड बन जाते हैं। इससे क्या होता है, गठिया नामक रोग बहुत ज्यादा हो जाता है और उसको उठने बैठने में समस्याएं आती हैं। खास तौर से ठंडी के दिनों में इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और इसको और भी समस्याएं आती हैं उठने और बैठने में, जिसे हम लोग गठिया कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति का किडनी खराब हो गया है, इसको ट्रांसप्लांट भी किया जाता है, प्रत्यारोपण भी किया जाता है विदिन 48 आवर। क्योंकि 48 घंटे के अंदर किडनी तो ठीक रहता है, इसके बाद क्या होता है, डैमेज होने लगता है। तो 48 घंटे के अंदर किसी कोई डेथ हुआ व्यक्ति है तो उसका किडनी चेंज किया जाता है, ट्रांसप्लांट किया जाता है। इसके साथ ही कुछ और चीजें जान लीजिए जो कि किडनी से संबंधित है। ये किडनी जो है एक विशेष प्रकार का हार्मोन निकालता है जिसे हम लोग कहते हैं इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अभी तक आप लोग जानते होंगे कि किडनी कोई भी हार्मोन नहीं निकालता है, लेकिन ऐसा नहीं है। किडनी एक विशेष प्रकार का हार्मोन निकालती है जिसे कहते हैं इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन। जब हमारे शरीर में रक्त में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है तो ये किडनी हार्मोन निकालता है जिसको कहते हैं इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन। ये हार्मोन अस्थि मज्जा में जाता है, बोन मैरो में जाएगा और वहां पे उसको प्रेरित करेगा कि आप और ज्यादा मात्रा में आरबीसी का निर्माण करिए, क्योंकि जब ज्यादा आरबीसी रहेंगे तो ज्यादा O2 का परिवहन करेंगे। तो किडनी जो है इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन निकालता है। जब रक्त में O2 की कमी होती है तो ये अस्थि मज्जा में जाकर आरबीसी निर्माण को क्या करता है, प्रेरित करता है। तो ये किडनी जो है एक प्रकार का हार्मोन निकाला जिसे कहते हैं इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन। आगे कि जो ये जो प्रोसेस हुआ रक्त को छानने का और यूरिन के निर्माण का, इसे कहते हैं नेचुरल डायलिसिस। जो शरीर में हमारे होता है इसे डायलिसिस कहते हैं। लेकिन
कुछ जो होते हैं एक कृत्रिम डायलिसिस भी होते हैं, आर्टिफिशियल डायलिसिस भी होते हैं। उसमें क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति का किडनी खराब हो गया है, सही से काम नहीं कर रहा है, तो रक्त में क्या होता है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने लगती है। तो इनको समय समय पे जाकर के कृत्रिम विधि के द्वारा जो है डायलिसिस कराना पड़ता है, और उसमें रक्त जो है एक जो है मशीन में जाएगा, और उसके थ्रू जो है वहां से रक्त में जो यूरिया है, अमोनिया है, यूरिक एसिड वो छन के अलग हो जाता है, उसे कहते हैं कृत्रिम डायलिसिस। और ये कृत्रिम डायलिसिस जो होता है जब किया जाता है, तो उस कृत्रिम डायलिसिस में ब्लड में जो है हेपारिन मिला दिया जाता है। अगर हेपारिन नहीं मिलाया जाएगा तो बाहर जाके रक्त के जमने का डर रहता है, क्योंकि शरीर के अंदर है तो लीवर है जो कि हेपारिन निकालेगा, सिक्रेशन करेगा, इससे हमारे शरीर के अंदर रक्त नहीं जमते हैं, थक्का नहीं जमाते हैं। लेकिन अगर रक्त बाहर निकल जाए तो उसमें जो है हेपारिन नामक पॉलीसैकेराइड है, इसका इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि यह हेपारिन ही है जो रक्त को थक्का जमने से रोकता है। तो एक हार्मोन निकाला एरिथ्रोपोएटिन, और जो बाहर से जाकर डायलिसिस कराते हैं उसे कृत्रिम डायलिसिस कहते हैं। आगे देख लेते हैं कुछ चीजें कि रक्त के छानने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, डायलिसिस कहते हैं। ये पूरा प्रोसेस जो कहलाता है क्या कहलाता है, डायलिसिस कहते हैं। जब कभी मूत्र के बढ़ने को मूत्रलता कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। ये डायलिसिस एडीएस एंटी डायबिटिक हार्मोन द्वारा जो है उत्सर्जन को क्या करता है, इसके नियंत्रित करता है। तो ये ओवरऑल हो गया कि ये उत्सर्जन तंत्र कैसे है, मुख्य उत्सर्जन तंत्र वृक्क हो गया, कैसे कार्य करता है, कितनी संख्या होती है और कैसे कार्य करता है, इसकी फंक्शनल यूनिट क्या है, नेफ्रॉन है, जहां से सवाल पूछा जाता है। और यदि एक और मतलब जो बचे हुए जो लाभदायक जो नेगेटिव मटेरियल होते हैं, अगर यहाँ चले जाते हैं तो ये चार पर लिए जाते हैं। यहाँ पे हेनले का कार्य होता है जल का दहन करना, इसका भी कार्य होता है पोटेशियम सोडियम सब क्लोराइड का अवशोषण करना। तो ये समझ के देख लीजिए, ये कंप्लीट हो गया है, कहीं से कुछ छूट नहीं रहा है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से अक्सर सवाल पूछा जाता है। और मेन होता है इसके फंक्शन को समझना कि आखिर किडनी क्या है, ये एडेनोक्लेज कहाँ पाया जाता है, और ये इसके बाद किडनी का फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये कैसे कार्य करता है, और किडनी संबंधित कौन कौन से रोग होते हैं, और यूरिन का कंपोजिशन क्या है, इसका न्यूरोब्रोम के कारण होता है, गर्भ इसके अमोनिया के कारण होता है, पीएच 6 होता है, और स्वभाव इसका अम्लीय होता है। तो जो यूरिन होता है, मूत्र होता है, उसका स्वभाव कैसे होता है, पीले स्वभाव अम्लीय होता है। तो यहाँ पे हो गया यूनिट नेफ्रॉन हो गया, और इसकी जो पेरिटोनियम होती है, भार इसका 140 ग्राम का होता है, सेल के बीच का आकार का होता है, इस तरह गोला होता है। इसका फंक्शनल यूनिट क्या है, नेफ्रॉन है। और इस प्रकार देखेंगे तो हम लोग जो मनुष्य है, एक मनुष्य क्या है, यूरियोफिलिक है, यूरिया का उत्सर्जन करता है, और 1 ग्राम यूरिया को निकालने के लिए 50 ml यूरिन जरूरी है, जल आवश्यक है। तो ये ओवरऑल हो गया उत्सर्जन के बारे में कंप्लीट। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।